Hello students, welcome back to the channel. So in this video, we are going to discuss about the principles of scientific management given by Taylor. So for this, we will discuss first of all about the introduction of Mr. Taylor. So F.W. Taylor या उनका full name जो है Frederick Winslow Taylor was a person who within a very short duration rose from the ranks of an ordinary apprentice to chief engineer in Midwell Steel Company. So he was very talented और बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत बड़ा achievement हासिल किया था. So he was born in 1856 and died in 1915. And he was a chief engineer in the company of USA. And he was also known as the father of scientific management. अब उनकी क्या साइंटिफिक अप्रोच थी एज कम्पेयर टू हेनरी फ्योर. साइंटिफिकली हर चीज़ को एनालाइज करना, हर टास्क को एनालाइज करना, conducted he conducted a number of experiments and then he came to the conclusion. और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और तब जाके वो कंक्लूजन्स पर आए. और क्या कंक्लूजन्स थे उनके? दैट द वर्कर्स वर प्रोड्यूसिंग मच लेस देन द टारगेटेड स्टैंडर्ड टास्क, कि वर्कर्स का जो आउटपुट है वो बहुत कम है, जितना वो कर सकते हैं या जितना एक स्टैंडर्ड टास्क होना चाहिए उससे कम परफॉर्म करते हैं. सो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों को ही एक दूसरे के प्रति अलर्ट होना होगा. एंड ही गेव फॉर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ही गेव अ नंबर ऑफ सजेशंस एंड करेक्टली came to the theory of scientific management, and he emphasized to use the scientific approach in managing the enterprise rather than the hit and trial method. कि ऐसा लगता है या फिर मैनेजर क्या सोचता है उसके अकॉर्डिंगली चलना है, ऐसा नहीं. वो उनका कहना था कि हमारे जो उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे टेक्निकल हैं, बेस्ड ऑन साइंटिफिक डिसीजंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, लगता है वाली अप्रोच नहीं है. एंड बहुत सारी वेइंग प्रैक्टिसेस, बहुत सारी आप बोल सकते हैं कि साइंटिफिक स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए उन्होंने बहुत सारे मेथड्स या सजेशंस निकाले, प्रिंसिपल्स के रूप में हमें दिए. एंड दैट्स वाई ही इज़ नोन फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. उनका कहना था दैट फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, और किसी भी काम करने के तरीके जो काम है उसके कई तरीके हो सकते हैं. एंड ही फोकस्ड दैट उनमें से जो बेस्ट मेथड है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, उसे फॉलो किया जाए. बहुत से तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों को अप्लाई करो, एक्सपेरिमेंट करो, एंड फ्रॉम दोज मेथड्स द बेस्ट वन, चूज़ द बेस्ट वन. जो सबसे बेस्ट मेथड है उसे चूज़ करें, साइंटिफिकली एनालाइज करें. सो एक वन बेस्ट वे को फाइंड आउट करना जो इंश्योर करे मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, ये एम्फेसिस था उनका. Now, let us discuss all the principles one by one. So, first principle here is science not the thumb rule, or science not the rule of thumb. So, ये rule क्या बोलता है या ये principle क्या बोलता है? This rule focuses on increasing the efficiency of an organization through scientific analysis of the work. सो व्हाट डज दिस मीन्स कि जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं मैनेजर्स के द्वारा वो कैलकुलेटिव होने चाहिए. पहले डेटा कलेक्ट करें, सोच समझ कर साइंटिफिकली उन पर रिसर्च करें, उनके एक्सपेरिमेंट्स करें. गेस मेथड जो पहले होता था कि मुझे ऐसा लगता है, मैनेजर अगर कहे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए, मुझे वैसा लगता है, मे बी वाला जो है ना वो नहीं होना चाहिए. तो रिस्क जो है रॉन्ग वर्क होने का या टाइम वेस्ट होने का बहुत ज़्यादा था पहले. तो उनका कहना था कि बहुत ही कैलकुलेशंस के साथ प्लान्ड करके अपने काम को मैनेज करना और ह्यूमन एनर्जी को सेव करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो साइंस जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट इज़
science, not the thumb rule. So according to this principle, there should be a scientific study and analysis, proper calculations होने चाहिए for each element of a job. हर काम का proper analysis हो, scientific study हो, in order to replace the old rule of thumb कि मैनेजर की चॉइस पे सारा काम हो रहा है, ऐसा नहीं. ये जो पुराना रूल ऑफ थंब है इसे चेंज करना, हिट एंड ट्रायल मेथड को चेंज करना. सो क्या कहना था उनका कि टेलर बिलीव दैट देयर शुड बी वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी. तो यहाँ पर वन बेस्ट मेथड वाला पॉइंट आप डाल सकते हैं कि एक बेस्ट मेथड चूज करें एंड दिस मेथड शुड बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. और ये जो मेथड होगा ये स्टडी और एनालिसिस से आए. सो जो पहले वाले पुराने मेथड्स हैं रूल ऑफ थंब वाले, these should not be more involved in the working of the management. So what is the final result of this discussion from this point? That standard time or standard method for doing a task should be scientifically analyzed and should not be based on estimates या past experiences या hit and trial method of the manager. तो कोई ऐसा नहीं कि मुझे मैं मेरे को पहले से पता है कि पहले ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा लगता है. तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या कोई एस्टिमेट लगा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये सिचुएशंस नहीं, पर्सनल जजमेंट्स नहीं होने चाहिए. देयर शुड बी प्लान्ड, दीज मेथड शुड बी प्लान्ड साइंटिफिकली. सो नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. नेक्स्ट प्रिंसिपल में टेलर क्या कहते हैं? That managers serve as a link between the owners and the workers. So harmony का मतलब पहले हम देख लेते हैं. चलो, हार्मनी का मतलब मिलजुल कर शांति से सब काम करना. नॉट डिस्कॉर्ड मतलब फाइट्स नहीं करने हैं, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए हमारी मैनेजमेंट में. सो मैनेजर क्या करते रहे हैं? दे सर्व एज द लिंक बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स. तो मालिक लोग, ओनर्स जो हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, टॉप लेवल जो है, और जो वर्कर्स हैं, उनका लिंक, उनके बीच में लिंक पिन का काम करते रहे हैं मैनेजर्स. सो क्या कोशिश होती है? सिंस मैनेजर्स जो होते हैं दे हैड द मैंडेट टू गेट द वर्क डन. मैनेजर्स की कोशिश होती है कि काम लेना है, पूरी तरह से काम हो जाए फ्रॉम द वर्कर्स. एंड देयर ऑलवेज एग्जिस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट. तो कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म या टू ग्रुप्स की बात हम कर सकते हैं यहाँ, कि एक हो गया ग्रुप मैनेजमेंट और एक हो गया वर्कर्स. सो वर्कर्स हमेशा सोचते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो हमें प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं देते हैं, प्रॉपर सैलरीज नहीं देते हैं, हमें ओवरबर्डन करके रखते हैं, हमसे ज़्यादा काम लेते हैं. जबकि मैनेजर्स के ग्रुप को क्या लगता है? दैट वर्कर्स जो हैं दे आर गुड फॉर नथिंग, कि वो हमेशा टाइम वेस्ट करते हैं, काम नहीं करते हैं. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये ग्रुप एफर्ट को मैनेज करना चाहिए हार्मनी के साथ. सो देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब ये बात रियलाइज होगी, जब मैनेजर्स जो हैं और वर्कर्स जो हैं वो अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनके माइंड में मेंटल रेवोल्यूशन आना चाहिए, उनकी सोच बदलनी चाहिए एक दूसरे के प्रति. सो क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी. तो मैनेजमेंट अपना बेस्ट क्या कर सकती है फॉर द वर्कर्स, कि अपने साथ, उनके साथ अपने गेन्स, प्रॉफिट्स शेयर करे, इफ एनी, विद द वर्कर्स. एंड एट द सेम टाइम वर्कर्स को क्या अपनी थिंकिंग चेंज करनी है? दैट दे शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी. कि जब कभी भी उनसे जैसा कहा जाए या कोई चेंजेस करने को कहा जाए तो वो बेनिफिट ऑफ द कंपनी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को दे. So instead of fighting over distribution of profits, there must be focus attention on increasing it. तो प्रॉफिट को डिवाइड करने को लेकर झगड़ा करने की बजाय प्रॉफिट बढ़ाना कैसे है, इस बात पे फोकस होना चाहिए. सो टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए फॉर बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स टू अचीव द टोटल हार्मनी. सो नेक्स्ट इज मेंटल रेवोल्यूशन. सो मेंटल रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं.
सो दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड। तो मेंटल रेवोल्यूशन मतलब आपकी थिंकिंग में चेंज आना। सो यहाँ पे किसकी थिंकिंग की बात हुई है? अभी अभी वर्कर्स की और मैनेजमेंट दोनों को अपनी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है। सो इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द एटीट्यूड, अ शिफ्ट इन द एटीट्यूड ऑफ, दोनों ही पार्टीज का नाम बोलेंगे, दोनों ही ग्रुप्स का नाम बोलेंगे, वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कॉपरेशन, कि कंपटीशन छोड़ के वो कॉपरेशन करने पे आ जाए। एंड बोथ शुड रियलाइज दैट दे रिक्वायर वन अनदर, दोनों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। एंड दे शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर विद फुल पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन, so that they should aim to increase the profits. So management should share a part of surplus. So again वही बात आप यहाँ रिपीट कर सकते हो कि मैनेजमेंट को अपने सरप्लस अमाउंट को, अपने प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहिए। एंड वर्कर्स शुड ऑल्सो पुट देयर बेस्ट efforts so that company makes profits. So such a positive attitude, जब ऐसा positive attitude create होगा towards each other, it will be good for both of them and for the company also. So next is cooperation and individualism. So cooperation and individualism जो है, it is also, we can say, the extension or very similar to harmony not discord. तो वही चीज़ आ गई है फिर से, cooperation और इंडिविजुअलिज्म पहले भी डिस्कस हुआ। इंडिविजुअलिज्म को आप बोल सकते हैं सेल्फिश मोटिव, अपना फ़ायदा नहीं देखना, कॉपरेशन की ज़रूरत है। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू harmony not discord. So this principle we can say is the extension to harmony not discord. तो क्या बोला जाएगा यहाँ पे? According to this principle, there should be cooperation between the management and the workers instead of individualism. मतलब personal benefits को मत देखो। And this principle also give us the clue that competition should be replaced, कि competition नहीं करना आपस में, it should be replaced with cooperation and confidence and a sense of goodwill, एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव, goodwill रखें। And for this the management should encourage the constructive suggestions by employees through proper we can say रिवार्ड्स। तो होना क्या चाहिए? मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के सजेशंस लेने चाहिए और उन्हें कभी कभी रिवार्ड देना चाहिए ताकि वो खुश रहें, मोटिवेटेड रहें। एंड मैनेजमेंट शुड ऑल्सो टेक वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस, उनको विश्वास में लें। मैनेजमेंट की क्या ड्यूटी है? मैनेजर्स की कि वर्कर्स को अपने विश्वास में लें, उन्हें पूरा फुल ट्रस्ट होना चाहिए मैनेजमेंट पर वर्कर्स को बिफोर मेकिंग एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजन, ताकि उन्हें ये ना लगे कि कोई डिसीजन लेने से पहले हमसे नहीं पूछा गया है। एंड एट द सेम टाइम वर्कर्स क्या कर सकते हैं? दे शुड ऑल्सो अवॉइड द स्ट्राइक्स एंड अनरीजनेबल डिमांड्स। तो वर्कर्स को भी टाइम टू टाइम जब देखो स्ट्राइक्स की बात नहीं सोचनी चाहिए या अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ पे पर्सनल या इंडिविजुअलिज्म को नहीं फॉलो किया जाए, ऑपरेशन को किया जाए। सो देयर शुड बी, तो मैनेजमेंट और क्या कर सकती है? काम इक्वली डिवाइड कर दे, देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट। किसी को भी ये ना लगे कि हमें इग्नोर किया जा रहा है या हमें ओवरबर्डन किया जा रहा है। So we can say management can involve the workers in determining the work standards and it will increase the involvement of the workers. तो यहाँ से पता चलता है कि अगर आप उनको इन्वॉल्व करके रखेंगे, उनको एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प, दिस एक्टिविटी विल हेल्प द वर्कर्स टू परफॉर्म मोर एफिशिएंटली, तो वो और बेहतर तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। यहाँ बोल रहे हैं कि हर इंसान की ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक उसकी डेवलपमेंट करवाना। सो द effectiveness of a company also relies on the abilities and skills of its employees. We can say here कि हर व्यक्ति या हर इंसान जो काम करने आया है मैनेजमेंट में,
According to this principle, management should aim to develop the workers to their greatest efficiency. उनकी efficiency बेस्ट से बेस्ट वे में यूज़ की जाए, उन्हें एफिशिएंट बनाया जाए, उनकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी सोचा जाए, जिसके लिए क्या कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे सकती है, उनके स्किल एनहांसमेंट के लिए कुछ ना कुछ नए नए वर्कशॉप्स करवा सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस कर सकती है उनकी, या उनकी डेली उन्हें कैसे बेटर बनाया जाए, इस तरह के कदम उठाएं. द राइट स्टेप्स शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑल्सो, रिक्रूटिंग द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द साइंटिफिक सिलेक्शन. सो बहुत ही बेहतर तरीके से साइंटिफिकली उनको सिलेक्ट किया जाए, उनको रिक्रूट किया जाए. तो सिलेक्टेड वर्कर्स जो हैं दे शुड बी असाइंड जॉब एज पर देयर कैपेबिलिटीज़. तो जब एक बार सिलेक्शन हो जाए, रिक्रूटमेंट हो जाए, तो वर्कर्स को उनकी एबिलिटीज़, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली ही काम जो है वो देना चाहिए. सो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द वर्कर्स, क्या हो सकता है, दे शुड बी प्रोवाइडेड scientific training, and this will definitely increase or will benefit both the workers and the organization. So next is, now this is all about the principles of scientific management given by Taylor. Now the most important topic of this chapter is टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो अब हम बात करेंगे टेलर के द्वारा बताए हुए कुछ टेक्निक्स को, कि ये जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं हम इनको अचीव कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स को यूज़ किया जाए, क्या साइंटिफिक टेक्निक्स हो सकते हैं, कैसे पेमेंट तय करें, कितना काम लें किसी से, क्या मतलब क्या करें, कैसे करें, और बेस्ट वे में अपने इन 4 प्रिंसिपल्स को कैसे हम यूज़ करें. तो उसके लिए हमें सबसे पहला जो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो बताया गया है फंक्शनल फोरमैनशिप. सो फंक्शनल फोरमैनशिप के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया था, यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें उन्होंने कहा है कि वन पर्सन वन बॉस वन सबॉर्डिनेट, है ना, कि एक आदमी का एक ही हेड होना चाहिए, वन सबॉर्डिनेट का वन ही हेड होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर टेलर जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं. दैट फंक्शनल फोरमैनशिप में के लिए वो बोलते हैं कि एक ऐसा टेक्निक होना चाहिए, एक ऐसा टेक्निक निकाला उन्होंने इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेटेड. तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग करना एक डिफरेंट इंचार्ज का काम हो सकता है और उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट लोग होने चाहिए. सो इसके लिए उन्होंने 8 स्पेशलाइज्ड, जो 8 टाइप के स्पेशलाइज्ड कह सकते हैं आप, प्रोफेशनल कह सकते हैं, फोरमैन निकाले या फंक्शनल फोरमैन निकाले, वर्कर्स निकाले, हेड्स निकाले, ताकि टास्क की सुपरविजन जो है वो बेहतर तरीके से हो सके. सो टेलर, what did the tailor do here? According to the technique of functional foremanship, it is based on division of work, कि काम को बांट दो. So we can say कि functional foremanship में क्या होता है, काम को बांट दिया जाता है. And the task of supervision, तो यहाँ पे कौन सा काम बांटा गया, task of supervision is divided into several specialized functions and each function is entrusted to a special foreman. अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर दिया और हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशलिस्ट फोरमैन रखा गया. एंड टेलर ऑल्सो suggested that it is completely a contrast of the previous, or we can say the principle given by Henry Fayol, that is unity of command. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, जो एक्चुअली में काम करेंगे वर्कर्स, उनकी वर्किंग को स्मूथ करना है. जो लोगों ने एक्चुअली में काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में आके, मैनेजमेंट में आके, उनकी काम को आसान कैसे बनाया जाए ताकि वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस, अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे के जा सकें. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 फोरमैन बनाए टू कंट्रोल द वर्कर्स, ताकि वो वर्कर्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें दैम टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, ताकि वो अपना काम समय से कर सकें. So to understand this, we will see this diagram. So according to Taylor,
he made the foremen, 8 foremen, 4 for planning in charge and 4 for production in charge. So for planning in charge, he again divided the 4 foremen: instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, disciplinarian. और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 लोगों का होना ज़रूरी है, 4 स्पेशलिस्ट्स का होना ज़रूरी है, 4 फोरमैन का होना ज़रूरी है। वो कौन है? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। और ये आप सब देख रहे हो, ये सबका फोकस जो है वो किसकी तरफ है? वर्कमैन की तरफ, वर्कर की तरफ, ताकि सब मिलके किसके काम को इजी कर सकें, किसके काम को जो है वो स्मूथली रन करने में सपोर्ट कर सकें, वर्कर की। एंड डेफिनेटली ये सारे बॉसेस मिलके, ये 8 के 8 बॉसेस मिलके वर्कर्स को या वर्कमैन को ऑब्जर्व भी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे। So let us discuss first the planning in charges. So planning in charges में सबसे पहले है रूट क्लर्क। तो रूट क्लर्क कौन होता है? So रूट क्लर्क जो होता है वो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस देता है वर्कर्स को कि क्या काम कैसे करना है, काम क्या होगा, कहाँ पे मशीनरी होगी, उनको यूज़ कैसे करना है, उनकी प्रोसेस क्या रहेगी। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। और ये जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, ये क्या इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है ये क्या देगा आपको? सारी इंस्ट्रक्शंस देगा। और किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस देगा कि कौन सा काम जो है वो पहले करना है, कौन सा काम जो है वो बाद में करना है। सो रूट क्लर्क क्या करता है? एग्जैक्ट सीक्वेंस बताता है आपको, रूट ऑफ प्रोडक्शन बताता है। और इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या बताता है? एक आपको ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस या एक ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट होता है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये क्या बताता है आपको? कि ये बताते हैं कि इनकी एनालिसिस और इनके एक्सपेरिमेंटेशन के बाद इन्होंने एक ये चीज़ डिसाइड की होती है कि कौन से काम को कितने समय में कंप्लीट करना है। तो इनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये टाइम की इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली काम करवाते हैं कि समय पर हर चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, कितना काम कितने समय में होगा। और कॉस्ट शीट तैयार करते हैं कि कितनी कॉस्ट में एक काम या एक जो प्रोडक्शन है एक यूनिट की हो जानी चाहिए। नेक्स्ट होते हैं आपके डिसिप्लिनेरियन। तो ये डिसिप्लिनेरियन कौन होते हैं? ये इंश्योर करते हैं डिसिप्लिन, ये मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। सो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो वर्कर्स के द्वारा ठीक से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, वो समय पे आ रहे हैं, समय पे घर जा रहे हैं, उन्होंने सेफ्टी गियर्स या सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लानिंग इंचार्जेस देखते हैं। ये तो हुए आपके 4 टाइप्स ऑफ फोरमैन। नाउ नेक्स्ट जो अदर 4 हैं, टोटल 8 है क्योंकि, तो प्रोडक्शन इंचार्जेस में अब कौन कौन आएगा? सबसे पहले आता है आपका गैंग बॉस। गैंग बॉस जो है वो क्या करता है? ही कीप्स द मशीन्स एंड टूल्स एटसेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशंस बाय द वर्कर्स। कि वर्कर्स के द्वारा जो यूज़ किए जाने वाले टूल्स और मशीनरीज हैं उनको रेडी रखना, उनको तैयार रखना, द्वारा किसके द्वारा इस्तेमाल करने हैं? क्योंकि उन्होंने वर्कर्स के द्वारा इस्तेमाल होने हैं, उन्हें रेडी करके लेना। नेक्स्ट होता है स्पीड बॉस। तो स्पीड बॉस जो इंश्योर करता है कि सब काम क्या क्या हो रहा है, टाइमली हो रहा है कि नहीं, एक्यूरेटली हो रहा है कि नहीं। तो टाइम को कंप्लीट करना है, टाइम सही तरीके से सही समय पर हो रहा है कि नहीं, वो स्पीड बॉस देखता है। फिर होता है एक रिपेयर बॉस। तो रिपेयर बॉस नाम से ही पता चल रहा है, ही एंश्योर्स द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। तो वो देखता है कि वर्किंग मशीन्स और टूल्स की जो वर्किंग है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर। सो ही चेक्स द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो ये क्या देखता है? इंस्पेक्टर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से मैच करता है, जो भी परफॉर्मेंस या जो भी आउटपुट बनाई जाती है उसको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के साथ मैच करता है, इंस्पेक्शन करता है क्वालिटी ऑफ द वर्क या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सो ये बहुत ही मेजर टर्म्स हैं एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि
It is the process. First of all, let us understand standardization. So standardization is the process of setting standards for every business activity. कि business में जो भी काम हो रहे हैं उनका एक standard होना चाहिए, एक सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कौन सा काम का क्या स्टैंडर्ड रहेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. एंड इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस. आप किसी प्रोसेस की स्टैंडर्डाइजेशन रख सकते हो. रॉ मटेरियल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रख सकते हो कि ऐसा ही रॉ मटेरियल आएगा. टाइम स्टैंडर्ड रख सकते हो कि इतने समय में ये प्रोडक्ट बन ही जाना चाहिए. प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सकता है कि हमें आप सपोज़ कोई शर्ट या कोई गारमेंट बना के दिखाएं एक सैम्पल उनको कि हमें ये स्टैंडर्ड डिज़ाइन चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए. मशीनरीज आप अपनी स्टैंडर्ड ले सकते हैं क्वालिटी की. मैथड्स कोई फॉलो करना है अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होना चाहिए सबके लिए. वर्किंग कंडीशंस एक्सेट्रा. तो हर चीज़ का, हर काम का, हर बिजनेस एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड सेट करना कि ऐसा काम इस वे में ऐसा चाहिए. एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क्स. और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये एक बेंचमार्क का काम करते हैं और इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है. सो वी कैन से कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हो गया रेफर्स टू डेवलपिंग द स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी. Now come to the next term, simplification of work. तो simplification का मतलब यहाँ है कि जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रहे हैं या जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनके ऊपर टाइम वेस्ट लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन को कि इन कामों को करके कोई फ़ायदा नहीं है या इन प्रोडक्ट्स को बना के कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको एलिमिनेट ही कर दिया जाए. लाइक वी कैन से इससे अननेसेसरी जो डाइवर्सिफाई कर रखा है प्रोडक्ट्स को, अननेसेसरी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, उनको हम लिमिट कर सकें. और अगर हम उनको कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन, टूल्स एक्सेट्रा. सभी तरह से हमारी कॉस्ट जो है वो बचती है. एंड इट इम्प्लाइज, तो इसका मतलब क्या निकला सिंप्लीफिकेशन का, रिड्यूस द इन्वेंट्रीज. इसका मतलब है कि अपने स्टॉक में कुछ रिडक्शन की जाए. अनयूज्ड प्रोडक्ट्स या जो कम इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हटा दिया जाए और न्यू मेथड्स या न्यू वेराइटीज़ को लाया जाए जो ऑलरेडी हम बना रहे थे उससे कुछ अलग, ताकि हमारी टर्नओवर जो है वो इंक्रीज़ हो सके और हमारे इक्विपमेंट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके. सो मीन सिंप्लीफिकेशन मीन्स टू एलिमिनेट द अननेसेसरी लाइन ऑफ प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट इज मेथड स्टडी. तो मेथड स्टडी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेथड स्टडी में क्या देखा जाता है, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. सो टेलर का कहना है कि हमारे सभी तरह के मेथड्स को अगर हम स्टडी करते हैं, अपने सब मेथड्स को स्टडी करके एक बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब फाइंड आउट करना चाहिए. एंड बिकॉज कोई भी काम को करने के ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा मेथड होगा जो बेस्ट होगा, तो क्यों ना उसे ही इस्तेमाल करें. इससे टाइम बचेगा, इससे हो सकता है आपकी कॉस्ट बचे. तो कैसे करना है, टू डिटरमिन द बेस्ट वे देर आर सेवरल पैरामीटर्स, राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड. तो ये बेस्ट वे की शुरुआत, बेस्ट वे फाइंड करने की शुरुआत जो है वो कहाँ से हो सकती है, राइट फ्रॉम जब रॉ मटेरियल खरीदने निकलते हैं वहाँ से शुरुआत करके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक. एंड एवरी एक्टिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी. तो हर एक्टिविटी में आप बेस्ट 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 वे फाइंड करते हुए चलें, बिकॉज हर एक्टिविटी जो है वो मेथड स्टडी का पार्ट हो सकती है. तो क्या बोल सकते हैं हम, बेस्ट वे या मेथड स्टडी क्या इंश्योर करती है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर. सो हमें टाइम की बचत करनी है, कॉस्ट की बचत करनी है और एक प्रॉपर एनालिसिस करके बेस्ट वे फाइंड करना है, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करके एक साइंटिफिक डिसीजन लेना है ताकि हम पूरी तरह से अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकें. नाउ द नेक्स्ट इज मोशन स्टडी. मोशन स्टडी मीन्स द
movements of the workers. Movements of the workers means कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच रहेगी कि अगर हम एलिमिनेट करते हैं वेस्टफुल या इनएफिशिएंट मोशंस बाय द वर्कर्स। सो वो कैसे है, क्या मतलब है इस बात का? सो इट रेफर्स टू मेकिंग थॉरो एनालिसिस ऑफ वेरियस मोशंस कि कोई वर्कर कितनी बार मूवमेंट कर रहा है, कितनी बार अपनी सीट से उठता है, कहाँ जाता है, क्यों जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, उन सारे मूवमेंट्स को एनालाइज करे और एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए वो कितने मूवमेंट्स कर रहा है, कितनी बार लगता है कि उसे उठना पड़ता है, कितनी बार लगता है कि उसे कोई चीज़ उठानी है, रखनी है, कहाँ से उठा रहा है, कहाँ रख रहा है, क्यों रख रहा है, कितनी बार उठना पड़ा। तो क्या है, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। तो किस तरह की मूवमेंट्स, लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग द ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, चेंजिंग द पोजीशन एटसेट्रा विच आर अंडरटेकन बाय द वर्कर व्हाइल डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो कोई भी काम करते समय एक वर्कर कितनी मूवमेंट्स कर रहा है और उसमें अननेसेसरी मूवमेंट्स आर sought to be eliminated so that it takes less time to complete the job efficiently। तो मोशंस कैसे कैसे हो सकते हैं आपके, प्रोडक्टिव होने चाहिए। देखिए एक वर्कर जो है वो 3 तरह के मोशंस आप बोल सकते हैं करता है। प्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि काम जहाँ-जहाँ ज़रूरी है वो वाली एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो वाले मोशंस कर रहा है। कि जैसे टूल बॉक्स को खोलना पड़ रहा है उसको, उसमें से अगर उसने एक टूल निकाला है तो एक ज़रूरी काम है, ये तो करना ही है, काम की चीज़ें करना। और दूसरा आप बोल सकते हो मोशंस जो होते हैं वो इंसिडेंटल होते हैं, यानी कि कभी-कभार करना पड़ गया। रॉ मटेरियल ख़त्म था, हुआ कि बाहर जाके लेके आना पड़ा, कुछ खरीद के लाना पड़ा, तो ऐसा बहुत रेयर है। तो कभी-कभार करने वाले मोशंस हैं। और एक होते हैं अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मतलब कि अगर उसको कोई टूल चाहिए या कोई चीज़ चाहिए तो उसको उठ के जाना पड़ रहा है, दूसरे रूम से लेके आनी पड़ रही है चीज़, फिर उसको वो यूज़ करता है, फिर जाता है वापस रखने के लिए। तो ये जो अननेसेसरी मूवमेंट है, ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, ये एलिमिनेट होनी चाहिए। तो जो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं वो तो होनी ही चाहिए, दे शुड बी केप्ट। और जो इंसिडेंटल मोशंस हैं दे शुड बी इग्नोर्ड क्योंकि वो कभी-कभार हो रहे हैं। और जो अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं दे शुड बी कंप्लीटली eliminated or reduced. Next is time study. So time study क्या टेक्निक कहती है कि it determines the standard time taken to perform a well defined job. तो एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करना कि एक पर्टिकुलर काम को करने में कितना समय लगता है, उसका भी एनालिसिस हुआ, उसको भी एनालाइज करना कि सो एंड सो अगर शर्ट तैयार करनी है या कोई ड्रेस तैयार करनी है तो उसको कम से कम 1 दिन या 5 to 7 आवर्स में एक ड्रेस तैयार हो जाएगी। तो ऐसा टाइम सेट करना। तो ये टाइम जो है किस तरह से हम डिटर्मिन करेंगे, it is used to determine this study we can say is used to determine the standard time taken by a worker of reasonable skills and ability to perform a well defined job। कि एक completely skilled और able person एक काम को complete करने के लिए कितना समय लगाता है। So it helps in determine how much work an employee should be able to do in a given period of time। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक एम्प्लॉई जो है वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितना समय लगाएगा किसी काम को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम काम को टाइम स्टडी करने के लिए काम को जो है ना डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि स्टॉप वॉच लेकर टेलर ने ऑब्जर्वेशंस किए हैं और देखा कि किस काम को करने में कितना समय लगा। एंड द मेथड ऑफ टाइम स्टडी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क, वॉल्यूम ऑफ द टास्क, द साइकिल टाइम ऑफ द ऑपरेशन एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये स्टॉप वॉच को लेकर स्टडी किया गया। एंड तो टाइम स्टडी फाइनली हमें किस में हेल्प करता है, टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कि एक व्यक्ति एक काम करने में कितनी देर लगाता है। इससे हम तय कर पाएंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की ज़रूरत है फॉर द एम्प्लॉयमेंट, या कितने लोग चाहिए हमें हमारी सेट प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए।
एंड टू फ्रेम द सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, ताकि हम सभी को कितना इंसेंटिव देंगे, कितना जो पेमेंट है वो करें। एंड टू डिटर्मिन द लेबर कॉस्ट, और हमारी लेबर का खर्चा कितना आएगा। सो हमें क्या करना है कि टाइम स्टडी करते हुए हमें ये डिसाइड करना होता है कि किसी काम को कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स जो है वो कितना टाइम लगाएंगे। तो अंदाज़ा लगाना कितना काम हो सकता है इन वेल डिफाइंड जॉब को कंप्लीट करने में। नाउ द नेक्स्ट इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी रेफर्स टू डिटर्मिनिंग, और फटीग का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। फटीग मीन्स टायर्डनेस, यानी थकान। तो कोई भी वर्कर जो है काम करते समय, अपनी जॉब की एक्टिविटीज़ को करते समय कितने टाइम के बाद उसे थकान फील होती है, या उसे कितने सारे रेस्ट इंटरवल्स की ज़रूरत है। सो वी कैन से fatigue study refers to determining the amount and frequency of the रेस्ट इंटरवल्स, कितना समय उसको रेस्ट चाहिए, कितनी बार रेस्ट चाहिए टू कंप्लीट अ टास्क, किसी काम को पूरा करते समय। यानी एक दिन में एक व्यक्ति कितना जो है रेस्ट इंटरवल चाहता है टू रीगेन देयर लॉस्ट स्टेमिना, क्योंकि पूरे दिन में वर्कर को थकान भी होगी, है ना, तो टायर्डनेस भी होगी। तो दैट्स वाई उसको कितने रेस्ट चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए, कितनी बार चाहिए, तो दैट इज़ फटीग स्टडी। सो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट से पहले 4 घंटे लगातार अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, फिर उसको एक ब्रेक दे दिया जाए 30 to 40 मिनट्स का। उसके बाद फाइनली रेस्ट करके रिचार्ज हो गया, अपने आप को उसने प्रॉपर रेस्ट दे लिया, उसका जो स्टेमिना लूज हुआ था वो वापस से रीगेन हो गया। एंड 2-3 घंटे फिर उसने लगातार फिर काम किया, फिर 15-20 मिनट की एक रिसेस दे दी, एक रेस्ट दे दिया, जिसमें वो कम से कम चाय कॉफ़ी ले सके। तो उसके बाद तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक वर्कर को टाइम टू टाइम जो है एक रेस्ट इंटरवल्स मिलते रहें, ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके। तो इस तरह से फटीग के एक्चुअली फटीग जो होता है ना वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बिकॉज़ बहुत ही लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए, और कभी-कभी काम जो होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, और कई बार हमारे रिलेशनशिप्स उतने कॉर्डियल नहीं होते हैं, तो डेफ़िनेटली मेंटली थकान हो रही होती है। कई बार वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं होते हैं, तब भी फटीग हो सकती है। सो ये जो दिक्कतें हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, इन्हें भी दूर करना चाहिए। सो वी कैन से कि जब वर्कर्स बहुत ही हैवी मैनुअल लेबर करते हैं, काम करते हैं, तो स्मॉल पॉजेज टाइम टू टाइम उनको मिलते रहने चाहिए, सो दैट ही कैन रिचार्ज देयर एनर्जी एंड लेवल फॉर ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन। So the amount and frequency of rest intervals should be decided through fatigue study and not randomly. ऐसे अंदाजे से नहीं उन्हें रेस्ट देना है या रेस्ट इंटरवल्स तय करने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। टाइम स्टडी को या फटीग स्टडी को करते हुए ये समय, ये रेस्ट इंटरवल्स जो है वो तय होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज differential piece wage system. Now what does the system says? Differential piece wage system. So according to this technique, टेलर ने कहा है कि जो एफिशिएंट डेडिकेशन के साथ काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, they should be paid different rates, they should be paid different wages as compared to non-efficient and lazy workers. तो यहाँ पे टेलर का कहना है कि जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो मोटिवेटर्स का काम करते हैं, एंड वो एक एक्स्ट्रा अर्निंग करने का स्कोप होते हैं फॉर अ वर्कर, जो वर्कर को मोटिवेट करते हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हैं वो बहुत मोटिवेशन देते हैं वर्कर्स को काम करते हुए, और वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करते हैं। टेलर ने क्या किया, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को डेवलप किया, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया।
जिसमें उन्होंने कहा कि इंसेंटिव जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है प्रोडक्टिविटी के साथ। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टैंडर्ड टास्क, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल सेट की जाए, शुड बी एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी, कि आपने टाइम स्टडी कर लिया, आपने मोशन स्टडी कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली एक स्टैंडर्ड टास्क सेट किया जाए। फिर रेट्स ऑफ पेमेंट जो है वो तय किए जाएँ कि जो वर्कर्स स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उन्हें हायर वेजेस पे किए जाएंगे, जो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोडक्शन करेंगे दे शुड बी पेड लो वेज रेट। So the basic purpose of fixing these two rates is to differentiate the efficient and inefficient worker and to suitably reward the efficient worker, कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसे ज़्यादा पेमेंट दी जाएगी ताकि उसे रिवार्ड मिल सके, उसे मोटिवेशन और दिया जा सके, और बाकी जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि अगर वो भी काम करेंगे तो वो भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड टास्क जो है वो 10 यूनिट्स का है, कि अगर कोई कंपनी चाहती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि डेली 10 यूनिट्स तैयार करनी है, एंड रेट्स जो तय किए गए हैं वो 50 रुपीज़ पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स एंड 40 रुपीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग लेस देन 10 यूनिट्स, कि 50 रुपये तो 10 यूनिट बनाने पे दिए जाएंगे, और अगर 10 से कम बनाया तो 40 रुपये दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो ए ने प्रोड्यूस किए हैं 11 यूनिट्स, तो 11 यूनिट्स के हिसाब से उसको 550 पेमेंट हो गया, और बी ने प्रोड्यूस किए 9 यूनिट्स यानी कि कम, तो उसे 40 रुपीज़ के हिसाब से 9 यूनिट्स की पेमेंट मिली है 360। सो डिफरेंस जो है ऑफ रुपीज़ 190 का जो डिफरेंस है इट विल डेफिनेटली मोटिवेट बी टू परफॉर्म बेटर। सो दिस वे वी कैन से मेंटल रेवोल्यूशन हम कर चुके हैं, पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। नाउ वी विल डिस्कस अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन फ्योल एंड टेलर, बिकॉज दोनों की ही थ्योरीज जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। सो नेचर ऑफ रिसर्च आप देख सकते हो, फर्स्ट में फ्योल ने फंक्शनल मैनेजमेंट पे या मैनेजमेंट की प्रोसेस पे फोकस किया है, जबकि टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे फोकस किया है। कंसर्न क्या रहा है दोनों का? मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, यानी मैनेजर्स के बारे में ज़्यादा सोचा गया है फ्योल के प्रिंसिपल्स में, और जबकि टेलर में इट इज़ कंसर्न अबाउट वर्कर्स एफिशिएंसी। यहाँ पे वर्कर को फोकस किया गया कि वर्कर के आउटपुट को कैसे एनहांस किया जाए। नेक्स्ट है लेवल, तो यहाँ पे फ्योल जो है उन्होंने मोस्टली डेफिनेटली मैनेजर्स की या मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की बात की है ना ऊपर, तो आप बोल सकते हो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ही प्रिंसिपल डिज़ाइन किए हैं फ्योल ने, ऐसा लगता है, जबकि टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी वर्कर्स के लिए हैं। फोकस कहाँ रहा है? सो इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, तो फ्योल जो है उनका फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पर है, और जबकि टेलर का फोकस कहाँ है? इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन वॉज द मेन फोकस, कि कामों को जो है वो सिंप्लीफाई कर दो, जो अननेसेसरी या अनवांटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनको हटा दिया जाए। पर्सनालिटी अगर आप देखें यहाँ किस तरह से फेमस हुए हैं ये, तो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट फ्योल एंड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर। नेक्स्ट है मेजर कंट्रीब्यूशन, अगर आप देखें तो इन्होंने एक सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ फ्योल ने एक सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दिया है विद द हेल्प ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट, और उन्होंने दिए हैं 4 प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट दिए हैं। ह्यूमन एलिमेंट, तो यहाँ पे बोलते हैं फ्योल ही गेव ड्यू एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एलिमेंट्स बाय सजेस्टिंग प्रिंसिपल्स लाइक इक्वालिटी रखने की बात की है उन्होंने, इनिशिएटिव की बात की है, फेयर रेम्यूनरेशन की बात की है, जबकि टेलर ने ये ह्यूमन एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, और उन्होंने कहा है कि जितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी सैलरीज या पेमेंट्स भी उस हिसाब से मिलेंगी, अगर प्रोडक्टिविटी कम की जाती है तो डेफिनेटली पेमेंट्स भी कम की जाएंगी। सो फ्योल के प्रिंसिपल्स जो है वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक नहीं है, तो हम बोल सकते हैं वो फ्लेक्सिबल है, बिकॉज वो कम्प्लीटली ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं, और जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं टेलर के द्वारा दिए गए ये कुछ हद तक थोड़े रिजिड हैं,
एंड इन्होंने बोला है कि जो फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स हैं वैसा ही काम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बदलाव उन्होंने अलाउ नहीं किए हैं। एप्लीकेबिलिटी में अगर आप बोलते हैं तो आप देखें कि हिज प्रिंसिपल्स या फ्योल्स टेलर्स आर एप्लीकेबल टू बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, वेदर इट इज़ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल, बट वेयर एज टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ एप्लीकेबल हो रहे हैं प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने की ही बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं दीज आर एप्लीकेबल टू साइंटिफिक सिचुएशंस या स्पेसिफिक सिचुएशंस ओनली। लास्ट वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। सो फ्योल, जैसे कि अभी डिस्कस भी हुआ था कि फ्योल जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय, जबकि यहाँ पे वो बोलते हैं देयर शुड बी, एक इन्होंने इस प्रिंसिपल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है टेलर ने, और उन्होंने इंसिस्ट किया है कि मिनिमम 8 बॉसेस का होना जो है वो एक अच्छी प्रोडक्शन और एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द वर्कर्स के लिए ज़रूरी है। तो 8 बॉसेस। So children, this is all about the scientific principles and techniques given by Taylor and a small comparison between the work of Fayol and Taylor. So this is all about this topic. Thank you for watching the video.